2001 के उस दिन जब आईबी की नज़र बच गई और पूरा देश कगार पर आ गया। 13 दिसंबर 2001 सुबह के 11:40 बजे दिल्ली की सड़कों पर एक सफ़ेद एम्बेसडर कार तेज़ी से बढ़ रही थी। उस पर लगा था लाल बत्ती। स्टीयरिंग पर बैठा शख्स पहने हुए था पुलिस की वर्दी। गाड़ी के शीशे पर चिपका था संसद का स्टिकर। कोई भी शख्स उसे रोकने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन दोस्तों, उस गाड़ी में बैठे थे 5 जानलेवा आतंकी और उनकी नज़र में था भारत का संसद भवन, जहां उस वक्त मौजूद थे देश के सबसे बड़े नेता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस हमले की साजिश का पता आईबी को कई दिन पहले ही लग गया था? और अगर वो सूचना इग्नोर नहीं होती तो शायद 13 दिसंबर वो दिन नहीं होता जिसने पूरे देश की नींद उड़ा दी। ये कहानी है उस सूचना की जो मिली थी लेकिन खो गई। ये कहानी है उस इंटेलिजेंस फेलियर की जिसने पूरे देश को युद्ध के कगार पर ला खड़ा किया। ये कहानी है 13 दिसंबर 2001 की। वो दिन जब दिल्ली की सड़कों पर गोलियां बरसी थीं, जब संसद भवन की दीवारों पर खून लगा था, जब 9 जवानों ने अपनी जान दी थी लेकिन देश के लोकतंत्र को बचा लिया था। लेकिन दोस्तों, असली सवाल ये है, क्या ये हमला टाला जा सकता था? तत्कालीन दिल्ली पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार ने अपनी किताब में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। कहानी शुरू होती है नवंबर 2001 से, राजकोट में एक शख्स से जिसका नाम था आसिफ रजा खान। वक्त नवंबर 2001। आतंकवाद के खिलाफ जंग अपने चरम पर थी। अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया था। भारत पहले से ही जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैठ से जूझ रहा था। लेकिन दिल्ली अभी भी शांत थी। कोई नहीं जानता था कि कुछ दिनों में यह शहर दहल जाएगा। तब हुआ कुछ ऐसा। राजकोट पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया था, आसिफ रजा खान। वो एक गैंगस्टर था, कोलकाता का रहने वाला। उस पर आरोप था पाकिस्तान से हथियारों की तस्करी करना। पूछताछ चल रही थी और तभी आसिफ ने कुछ ऐसा बताया जिससे पुलिस के होश उड़ गए। उसने कहा, दिल्ली में बड़ा हमला होने वाला है, संसद को निशाना बनाया जाएगा। राजकोट पुलिस ने तुरंत यह सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दी और उन अधिकारियों ने यह सूचना भेजी उस एजेंसी को जिसका काम था ऐसी सूचनाओं पर अमल करना। लेकिन दोस्तों, यह सूचना कहीं खो गई, इंटेलिजेंस ब्यूरोक्रेसी की भूल भुलैया में। 7 दिसंबर 2001 को राजकोट पुलिस के साथ मुठभेड़ में आसिफ रजा खान मारा गया। कहा गया वो भागने की कोशिश कर रहा था और उसके मरने के 6 दिन बाद 13 दिसंबर को जो होना था वो हो गया। अब दोस्तों, यहां एक और परत खुलती है। ये सिर्फ एक सूचना नहीं थी जो इग्नोर हुई। असल में आतंकी हमले से पहले कई चेतावनियां आई थी। तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने खुद 12 दिसंबर 2001 को हमले से एक दिन पहले एक बैठक में कहा था कि संसद पर हमले की आशंका है। लेकिन क्या कोई सुनने को तैयार था? दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर नीरज कुमार के मुताबिक आसिफ रजा खान से मिली जानकारी को जिम्मेदार एजेंसी के साथ साझा किया गया था, लेकिन वो कहीं खो गई ये 2 शब्द। दोस्तों, ये 2 शब्द उस दिन 9 लोगों की जान ले गए और पूरे देश को युद्ध के कगार पर ले आए। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ एक सूचना थी या फिर कोई बड़ी साजिश थी? आइए अब हम उस साजिश के तारों को जोड़ते हैं। फरवरी 2001, कश्मीर घाटी में एक नाम गूंज रहा था, मोहम्मद अफजल। वो एक सरेंडर किया हुआ आतंकी था, JKLF का मेंबर। पुलिस के संपर्क में था, कई बार STF की यातनाएं झेल चुका था। लेकिन अफजल का एक कनेक्शन था, तारिक नाम का शख्स। तारिक गाजी बाबा का करीबी था जो जैश-ए मोहम्मद का कमांडर था और गाजी बाबा मसूद अजहर का दाहिना हाथ था। यही वो मसूद अजहर था जिसे IC 814 हाईजैकिंग के बाद भारत ने रिहा किया था, जिसने रिहा होते ही पाकिस्तान में विशाल रैली निकाली थी और जिसने जैश-ए मोहम्मद नाम का संगठन खड़ा किया था। अब ये सारे तार जुड़ रहे थे। तारिक ने अफजल से कहा, ISI के दबाव में मसूद अजहर और लश्कर के जाकिर उर रहमान ने मिलकर दिल्ली में एक बड़ा हमला तय किया है। अफजल का काम था दिल्ली में ठिकाने बनाना, हमलावरों को रखना, लॉजिस्टिक्स मुहैया कराना, और उसने किया। अक्टूबर 2001 में 5 पाकिस्तानी आतंकी दिल्ली पहुंचे। उनके नाम थे मोहम्मद, हमजा, हैदर, राजा और राणा। इनमें से एक वो मोहम्मद था जिसने 1999 में IC 814 को हाईजैक किया था, वही जिसने रूपिन कटियाल को मारा था, वो नवविवाहित युवक जो अपनी हनीमून पर था।
वो पांचों आतंकी ठहरे मुखर्जी नगर के क्रिश्चियन कॉलोनी और गांधी विहार में। शौकत हुसैन, अफजल का चचेरा भाई, ने ये ठिकाने मुहैया कराए थे। और फिर शुरू हुई तैयारी। उन्होंने करोल बाग से 20,000 रुपये में एक यामाहा मोटरसाइकिल खरीदी, संसद भवन का रेकी किया, तिब्बतन मार्केट से कपड़े, जैकेट, जूते खरीदे, किंग्सवे कैंप से 3 पुलिस यूनिफॉर्म खरीदी, फर्जी ID कार्ड बनवाए और संसद में घुसने के लिए पार्किंग स्टिकर हासिल कर लिया। और दोस्तों, ये सब हो रहा था दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों की आंखों के सामने। कोई कुछ नहीं बोला। 13 दिसंबर 2001 सुबह पांचों आतंकी गांधी विहार में जमा हुए। उनके पास था 4 AK-47 राइफल्स, 3 पिस्तौल, 12 मैगजीन, 1 ग्रेनेड लॉन्चर, 15 शेल, 15 ग्रेनेड, रेडियो एक्टिवेटेड डिवाइस और वायरलेस सेट। इतना हथियार और कोई नहीं जानता था। वो लोग एक सफ़ेद एम्बेसडर कार में सवार हुए। कार पर था लाल बत्ती, पुलिस का स्टिकर, संसद का पार्किंग स्टिकर। कोई रोकने वाला नहीं था। सुबह 11:40 पर कार संसद भवन के गेट नंबर 1 पर पहुंची। वाइस प्रेसिडेंट कृषिकांत की काफिला अभी अभी गुजरी थी। उनकी कार को छूकर कार अंदर घुसी। गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने कार को रोकना चाहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आतंकियों ने गाड़ी से छलांग लगा दी, अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, ग्रेनेड फेंके और पूरा परिसर गोलियों की आवाज से गूंज उठा। 90 मिनट का खूनी संघर्ष। कुछ ही मिनटों में संसद भवन युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया। दिल्ली पुलिस के जवान, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान, संसद सुरक्षा कर्मी सब अपनी अपनी जगह से जवाबी कार्रवाई में जुट गए। लेकिन उनके पास थी सिर्फ 303 राइफल्स। आतंकियों के पास था AK-47। फिर भी वो लोग डटे रहे। जाबाज जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना आतंकियों को अंदर घुसने से रोके रखा। तत्कालीन उपराष्ट्रपति कृषिकांत अभी अभी अपने चैम्बर से बाहर निकले थे कि गोलियां चलनी शुरू हो गईं। उनके सुरक्षाकर्मी ने उन्हें वापस अंदर धकेल दिया। वही सुरक्षाकर्मी उस मुठभेड़ में शहीद हो गया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ 10 मिनट पहले संसद भवन से बाहर निकले थे। सोचिए, अगर वो 10 मिनट बाद निकलते या अगर आतंकी 10 मिनट पहले आ जाते तो इस देश का इतिहास कुछ और ही होता। जब गोलियां थमी तो पता चला 9 जवान शहीद हो चुके थे। 6 दिल्ली पुलिस के जवान, 2 संसद सुरक्षाकर्मी और एक माली जो उस वक्त परिसर में काम कर रहा था। 5 आतंकी भी मारे गए, लेकिन उन्हें मारने में हमारे जवानों ने अपनी जानें दे दी। दोस्तों, ये वो लोग थे जिनके नाम आपने शायद कभी नहीं सुने होंगे, लेकिन अगर वो उस दिन डटकर नहीं लड़ते तो शायद आप आज इस कहानी को नहीं सुन रहे होते। हमले के बाद पूरा देश सवाल पूछ रहा था, किसने किया? आतंकी तो मारे जा चुके थे, कोई बचा नहीं था जिससे पूछताछ की जा सके। लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जल्दी ही सुराग ढूंढ लिए। 3 दिन बाद 16 दिसंबर को जाकिर हुसैन कॉलेज के अरबी के लेक्चरर सैयद अब्दुल रहमान गिलानी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिलानी ने पूछताछ में पूरी साजिश खोल दी। उसने बताया मोहम्मद अफजल और शौकत हुसैन का नाम। पुलिस ने मुखर्जी नगर के शौकत के घर पर छापा मारा। वहां से उनकी पत्नी नवजोत संधू को गिरफ्तार किया गया। उसने बताया उसके पति और अफजल श्रीनगर भाग गए हैं एक ट्रक में। जम्मू कश्मीर पुलिस ने फल मंडी में उन्हें पकड़ लिया। उनके पास से 10 लाख रुपए और एक लैपटॉप बरामद हुआ। केस सॉल्व हो गया था। लेकिन दोस्तों, असली सवाल ये था, ये सब होते हुए भी हमला कैसे रुका नहीं? यहां आता है हमारी कहानी का सबसे अंधेरा मोड़। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, आसिफ रजा खान की गिरफ्तारी के बाद राजकोट पुलिस ने संसद पर हमले की सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दे दी थी। लेकिन वो सूचना जिम्मेदार एजेंसी तक पहुंची और वहां कहीं खो गई। ये खुलासा किसी और ने नहीं, बल्कि दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर नीरज कुमार ने अपनी किताब डायल D फॉर डॉन में किया है। खो गई। दोस्तों, ये 2 शब्द हैं, लेकिन इन 2 शब्दों में छिपी है उस दिन शहीद हुए 9 लोगों की कहानी। क्या होता अगर वो सूचना इग्नोर नहीं होती? क्या उस दिन संसद में गोलियां नहीं चलती? क्या 9 जवान अपनी जान बचा पाते? हम कभी नहीं जान पाएंगे। लेकिन इतना जरूर है, भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरोक्रेसी की उस दिन बड़ी फेलियर हुई थी और उस फेलियर की कीमत चुकाई गई खून से। हमले के बाद भारत ने कुछ ऐसा किया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। ऑपरेशन पराक्रम, भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा शांतिकालीन सैन्य अभियान। 10 महीने, 5 लाख से ज्यादा सैनिक, भारत पाकिस्तान सीमा पर।
पूरी दुनिया को लगा अब तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। अमेरिका, चीन, रूस, सबके फोन लाइंस गर्म थीं। लेकिन दोस्तों, यहां एक और ट्विस्ट है। एक पूर्व आईबी अधिकारी के मुताबिक हमले के अगले दिन ही 14 दिसंबर 2001 को वाजपेयी सरकार के पास एक प्लान था। आईबी ने पाकिस्तान में 12 टारगेट चिन्हित किए थे। भारतीय वायुसेना ने उनके 3D मॉडल बना लिए थे। सिमुलेटर पर पायलट प्रैक्टिस कर चुके थे। हमला होता तो 15 मिनट में खत्म हो जाता। लेकिन वाजपेयी ने उस दिन फैसला किया रुकना है। क्यों? शायद इसलिए कि युद्ध का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता, शायद इसलिए कि दुनिया का माहौल उस वक्त उनके पक्ष में नहीं था, या शायद इसलिए कि उन्हें लगा अभी वक्त नहीं आया है। लेकिन दोस्तों, 18 साल बाद वो वक्त आ गया था। 26 फरवरी 2019 को बालाकोट में वही प्लान, वही सोच, वही हिम्मत, लेकिन अब कोई पीछे नहीं हटा। हमले को 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन कई सवाल आज भी बेजवाब हैं। कौन थे वो 5 आतंकी? उनकी पहचान आज तक सार्वजनिक नहीं की गई है। क्या उस कार में सिर्फ 5 लोग थे? कांग्रेस के तत्कालीन सांसद प्रियरंजन दास मुंशी ने संसद में कहा था उन्होंने 6 लोगों को कार से उतरते देखा। छठा आदमी कौन था और वो आज कहाँ है? सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखाया गया? संसद परिसर का सीसीटीवी फुटेज आज तक गया नहीं किया गया, क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, वो इंटेलिजेंस इनपुट जो आसिफ रजा खान ने दिया था, वो कहाँ गया? किसने उसे दबाया? और उसके दबाने की कीमत 9 जानों के रूप में किसने चुकाई? दोस्तों, ये सवाल आज भी जवाब का इंतजार कर रहे हैं। शायद उनका जवाब कभी नहीं मिलेगा। दोस्तों, 13 दिसंबर 2001, वो दिन जब भारत का लोकतंत्र सबसे बड़े खतरे से दो हाथ कर रहा था। 9 जवानों ने अपनी जान दी, परिवारों ने अपने अपनों को खोया, पूरा देश युद्ध के कगार पर आ गया। और ये सब कुछ शायद टाला जा सकता था अगर एक सूचना इग्नोर नहीं होती, अगर इंटेलिजेंस ब्यूरोक्रेसी में वो सूचना खोती नहीं, अगर किसी ने थोड़ी और सावधानी बरती होती। लेकिन दोस्तों, इतिहास में अगर नहीं चलता, इतिहास में चलता है सिर्फ जो हुआ, और जो हुआ वो बहुत बड़ा सबक था। उस सबक ने भारत को बदल दिया। आज देश की सुरक्षा व्यवस्था उस दिन से कहीं ज्यादा मजबूत है, लेकिन उस सबक की कीमत चुकाई गई 9 जानों से। आज जब आप संसद भवन की तस्वीर देखें या जब आप अपने किसी जवान को सलाम करें, तो याद रखिएगा 13 दिसंबर 2001 को उस सफेद एम्बेसडर कार को रोकने के लिए 9 लोगों ने अपनी जान दे दी थी। उनकी शहादत ने हमारे लोकतंत्र को बचाया। जय हिंद।